हेलो दोस्तों, मैं रजनी बुद्ध आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 123 बाय रजनी मैम पर। तो देखिए दोस्तों, हमने नवोदय विद्यालय के पेपर सेट 5 कंप्लीट कर लिए थे। आज हमें पेपर सेट नंबर 6 पढ़ना था और उसको हम देखेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो पेपर सेट नंबर 6 का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 41। तो हम देखेंगे कि हमें क्वेश्चन नंबर 41 में हमसे क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा है कि एक लैंप में 12 लीटर तेल 1 घंटे में जलता है। यानी जो हमारा 1 घंटे में है वो कितना तेल लगता है? 12 लीटर। यानी यदि उसमें 1 घंटा लगेगा, 12 लीटर तेल है तो 1 घंटे तक हमारा लैंप जलेगा। आगे हम देखेंगे कि यदि एक लैंप में 12 लीटर जलता है, यदि लैंप एक दिन में 4 घंटे जलता है, यानी 1 घंटा जलता है तो 12 लीटर तेल खा जाता है। तो हमें इसमें किसका गुणा करना है? 4 का। किसका करना है? 4 का। अगर हम 4 का गुणा इसमें करेंगे तो हमें 4 का गुणा इसमें भी करना पड़ेगा। तो इससे 4 एकम 4, ये कितना बन गया? 4 घंटे। क्या बन गया? 4 घंटे। यानी 4 घंटे में उसने कितना तेल खा लिया होगा? 12 चौको 48 लीटर। कितने लीटर? 48 लीटर। कितना हो गया? 48 लीटर। 4 घंटे तेल जलता है। तो बताओ एक साधारण वर्ष में कितना तेल जलेगा? अब हम जानते हैं कि साधारण वर्ष में बच्चों हमारे 365 दिन होते हैं। तो ये तो जला हमारा 1 दिन में। ये कितने दिन में जला है? ये हमारा 1 दिन का है। 1 दिन का है। ये कितने दिन का है? 1 दिन का। तो आप देखेंगे कि हमें इसमें कितना साधारण वर्ष में जलाना है। तो साधारण वर्ष में हमारे पास 365 दिन होते हैं। 365 का गुणा करेंगे 48 में, तो देखते हैं आंसर कितना आता है। 8 5 40 को शून्य हंसल लगाएंगे 4, 8 5 40, 8 6 48, 48 और 4 कितने हो गए? 8 4 12 की 2 हंसल आई 1, यानी 5 लगेगी हंसल की। तो 8 3 24, 24 और 5 कितने हो जाएंगे? 29 गुणा 5 चौको 20 को शून्य हंसल लगाई 2, 6 चौको 24 और 2 26, 26 की 6 हंसल लगाई 2, 4 3 12 और 2 14। जोड़ते हैं कितना हो जाएगा? 0 2 9 6 15 की 5 हंसल आई 1, 4 2 6 1 7। ये हो गया हमारा 17,520। हमारा आंसर क्या आ गया? 17,520। आशा करूंगी बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 41 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 42। कौन सा पढ़ेंगे? क्वेश्चन नंबर 42। तो देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 42 में हमसे क्या पूछा गया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। तो ये लिखा है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में हमसे बोला गया है कि नीचे दिए गए ग्राफ के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ये जो एक विषय दिया है और 1 स्टार की 10 पुस्तकें हैं। तो हिंदी में इतनी दी गई है, संस्कृत में इतनी दी गई है और गणित में इतनी, इतिहास में इतनी। तो इसमें हमसे कह रहा है कि सबसे अधिक तथा सबसे कम विषय की पुस्तकों के बीच का अंतर। तो आप देखें कि सबसे ज्यादा हमें किस विषय की पुस्तकें दिख रही हैं? इतिहास की। किसकी दिख रही है? इतिहास की। किसकी दिख रही है? इतिहास की। कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी पुस्तकें हैं? 10। और 1 का किसकी वैल्यू के बराबर है? 10 की। तो यानी टोटल कितनी पुस्तकें हो जाएंगी? 100। यानी जो इतिहास की है वो कितनी है? 100 पुस्तकें हैं। कितनी है? 100 पुस्तकें। कितनी है? 100 पुस्तकें। अब इसमें पूछ रहा है सबसे कम। तो इसमें सबसे कम हमें दिख रही है गणित की। कितनी किसकी दिख रही है? गणित की। गणित की हमारे पास कितनी है? हमको दिख रही है 2 और 1 की वैल्यू किसकी बराबर है? 10 की। तो टोटल मिला के कितना हो गया? 20। हमसे पूछा है अंतर। हमसे क्या पूछा है? अंतर। तो अंतर बराबर देखिए क्या हो जाएगा? इतिहास माइनस गणित। क्या हो जाएगा? इतिहास माइनस गणित। तो आप देखेंगे कि इतिहास की है हमारे पास 100 और गणित की है 20। तो जो हमारा अंतर आ गया वो कितना आ गया? 80। आशा करूंगी बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 42 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43। अब हम क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन नंबर 43। तो देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन नंबर 43 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 43 में हमसे बोला गया है कि 5,09,408 को अंकों में कैसे लिखा जाएगा। तो हमें सबसे पहले गिनना है 5 लाख तक। तो देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख हो गया? नहीं, हमें 10 लाख नहीं, हमें यहाँ पे सिर्फ 5 लाख ही लेना है। क्या लेना है? 5 लाख ही लेना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। आ गया 5 लाख। तो सबसे पहले तो हम 5 लिखेंगे। लिख दिया 5 लाख। फिर हमसे पूछ रहा है 5 लाख और 9,000। तो 9,000 के बाद उसमें 3 जीरो होते हैं, मतलब 9 यहाँ पे आएगा। 9,000 हो गया। 9,408। 9,408 ऐसा लिखा जाएगा। अब जहाँ पे संख्या बच गई वहाँ पे लगा देंगे हम 0। तो बस ये हमारी संख्या बन जाएगी 5,09,408। आशा करूंगी बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 43 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44। अब हम क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन नंबर 44। तो देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 44 में क्या दिया गया है। कौन सा वाला? क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा है 90 72 162। क्या लिखा है? 90 72 162। तो 90 72 162 का हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। देखिए हम इसका एलसीएम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इसे 2 से काटेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 45। यहाँ पे क्या आएगा? 36 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 81। फिर हम इसे 2 से काटेंगे तो ये तो 45 ही रहेगा, ये 18 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 81। फिर हम इसे 2 से काटेंगे तो ये 45 रहेगा, ये क्या हो जाएगा हमारा? 45 और ये हमारा 18 है तो यहाँ हो जाएगा 9 और ये हमारा 81 ही रहेगा। अब हम 3 से काटेंगे तो 15 की 45, 3 का 9 और ये क्या हो जाएगा? 9 नारे 81, नहीं यहाँ पे हो जाएगा 27 की 81। फिर हम 3 से काटेंगे तो 3 5 15, 3 एकम 3 और 9 3 27। फिर 3 से काटेंगे तो 5 1 और 3 का 9। फिर हम 3 से काटेंगे तो 5 1 1 हो जाएगा और फिर हम इसके बाद 5 से काटेंगे तो 1 1 हो जाएगा। अब हमें इन सब का करना है गुणा। तो देखिए कैसे करते हैं? 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8.40 कितना हो गया? 40। अभी हमारे पास बचा कौन है? 3 का 9 थी 27 थी 81। क्या बचा है? 81। यानी 0 देगा क्या? 4 एकम 4 और 8 चौको 32। यानी जो हमारा इसका एलसीएम आया है, इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 32 40 आएगा। कितना आएगा? 32 40 आएगा। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 44 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 45। तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 45, अब देखिए हमने पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में हमसे बोला गया है कि 3 से प्रारंभ करके 5 क्रमागत अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है। तो हमें कहाँ से प्रारंभ करना है? 3 से। तो देखिए 3 से अभाज्य संख्या 3 हो जाएगी, 5 7, 7 के बाद अगली क्या थी? 11 13 17। तो हमसे पूछी कितनी गई है? 3 से प्रारंभ करके अगली 5। तो 1 2 3 4 5 यहीं तक हो गई 5। ये लिखने की हमको जरूरत ही नहीं है। इनका हमें क्या निकालना है? औसत निकालना। औसत कैसे निकालना है? इनको सबको जोड़ना है, 5 से भाग लगाना है। तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है? औसत बराबर होता है सभी का योग। औसत बराबर क्या होता है? सभी का योग बटे सभी की संख्या। सभी की संख्या। तो देखते हैं कि सभी का योग बटे सभी की संख्या क्या हो जाएगी। तो सभी का योग कितना हो जाएगा? इनको हम जोड़ लेते हैं। तो देखिए 13 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। 20 में हम 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 और 1 31। 31 में 6 जोड़ेंगे 36। 36 में 5 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 39 में भाग किसका लगाना है? 5 का भाग लगाएंगे। 5 7 35। कितना? 5 7 35, 4 बचेंगे। 35 इसमें से चली जाएंगी तो पॉइंट लगा के 5 8 40। तो ये हो गया हमारा औसत। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 44 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 46। तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 46 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 46 ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46। तो देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 46 में हमसे क्या बोला गया है कि 300 तथा 500 के बीच 17 के गुणजों की संख्या निकालनी है। हमें कितनी है? तो 300 से 500 के बीच, 500 के बीच क्या बताना है? 17 के गुणज बताना है। 17 के क्या बताना है? गुणज बताना है, गुणज। तो देखेंगे 17 के गुणज क्या हो जाएंगे? 17 के गुणज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 500 बटे 17 माइनस 300 बटे 17। अब आप देखेंगे कि हम इसका इसमें भाग लगाएंगे तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 3 क्या ज़्यादा हो जाएगा तो बचेगा 17 दूनी 34। अब यहाँ पे जब हमने 50 में से 34 घटाया है तो हमारे पास जो संख्या बचेगी वो कितनी बचेगी? 10 में से 4 जाएंगी 6 और यहाँ 5 में से 4 जाएंगी 1, मतलब क्या बचा? 16। ये हो गया 160। 17 का पहाड़ ऐसा पढ़ेंगे कि 160 से ज़्यादा ना हो। तो 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 8 136, 17 नम्मा 153। तो कितना आएगा यहाँ पे? 17 नम्मा 153। 17 धाम 170 ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ नो आएगा माइनस। इसके बाद जो शेष बचता है उसे हमें क्या करना है? छोड़ देना। अब क्या करना है हमें? यहाँ पे अभी 17 का भाग भी हमें 300 में लगाना है। तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34 ज़्यादा हो जाएगा तो 17 एकम 17, यानी 30 में से 17 घटा देंगे तो क्या बचेगा? 10 में से ये जाएगा तो कितना बचेगा? 3, ये 2 जाएगा तो ये। अब ये हो जाएगा हमारे पास 130। 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, कितना हो जाएगा? 17 सत्ते 119। अब 29 में से 17 घटाना है। तो देखिए 17 में से जब 29 घटाएंगे तो 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगी और 2 में से 1 जाएगी तो क्या बचेगा? 12। क्या बचेगा? 12।
तो हमसे पूछ रहा है, तो आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 46 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 300 से 500 के बीच में 17 की गुर्जों की जो संख्या है वो कितनी है, 12। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 46 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 47। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 47। तो देखिए आज की हमें क्वेश्चन नंबर 47 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 में लिखा है यदि किसी वस्तु को 10 रुपए का लाभ तथा 15% के लाभ पर बेचने पर अंतर 20 रुपए है, तो दोनों के विक्रय मूल्य क्या होंगे। हमें क्या करना है, दोनों के विक्रय मूल्य बताना है कि उनके विक्रय मूल्य क्या होंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि कोई दो अलग अलग वस्तुएं हैं। मान लिया ये हमारी पहली वस्तु है, ये हमारी दूसरी वस्तु है। पहली वस्तु पे हमें 10% का लाभ होता है, तो दूसरी वस्तु पर हमें 15% का लाभ होता है। तो उनकी जो किसका अंतर दिया है, बेचने पर अंतर 20 रुपए होता है, तो उनकी विक्रय मूल्य लाभ किसी वस्तु को 10% तथा 15% के लाभों पर क्रमशः बेचने पर अंतर 20 रुपए है। अगर उनके विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो 20 रुपए है, तो यहाँ पे आप देखिए हमने मान लिया ये हमारा क्रय मूल्य है, ये हमारा लाभ है और ये हमारा विक्रय मूल्य है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी लिखेंगे ये हमारा क्रय मूल्य है, ये लाभ है और ये विक्रय मूल्य है। अगर हमने कोई 100 रुपए की चीज खरीदी, 10 रुपए का लाभ लिया, तो वो वस्तु कितने में बिकी होगी, 110 रुपए में। यहाँ पे आओ, यदि हमारी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, लाभ 15 रुपया है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 115। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि वो कह रहा है कि विक्रय मूल्य में 20 रुपए का अंतर है। कितने का अंतर है, विक्रय मूल्य में 20 रुपए का अंतर है। आपको यहाँ दिख रहा होगा 5 रुपए का अंतर, तो जो दिया उसका भाग, वो कह रहा है कि 20 रुपए का अंतर है, तो हम कह रहे हैं 110 और 115 कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। तो हमसे पूछ रहा है संख्या, इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, तो उनके विक्रय मूल्य क्या होंगे। तो देखिए पहले वाले का विक्रय मूल्य पूछा है, तो पहले वाले का गुणा कर देंगे, कर दिया तो 5 चौको 20, यानी जो पहले वाले का विक्रय मूल्य है 11 चौको 44 कितना हो गया, 440 रुपया। यदि हमें दूसरे वाले का विक्रय मूल्य निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 20/5 गुणे दूसरे वाले का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो 5 चौको 20, 15 चौको 60, तो 4 एकम 4, इसका कितना हो जाएगा 460। तो ये हमारा पहली वाली वस्तु का विक्रय मूल्य निकल आया, ये हमारा दूसरी वाली वस्तु का विक्रय मूल्य निकल आया। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 47 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 48। अब हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 48। तो देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन नंबर 48 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 48, तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 48 हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 में लिखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 11 के वर्ग तथा 12 के वर्ग के जोड़ में से घटाए जाने पर परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। तो देखिए पहले हमसे क्या पूछ रहा है, 11 का वर्ग निकालेंगे, 12 का वर्ग निकालेंगे और इन दोनों के वर्ग के वर्गों के जोड़ में इन दोनों का वर्ग करके उनको हम आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे और फिर उसमें से क्या घटा देंगे, जो हमारी संख्या बचे वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आप देखेंगे कि 11 का वर्ग होता है 121 और 12 का जो वर्ग होता है वो होता है 144, 12 12 144, दोनों को जोड़ दिया तो 5 6 165 कितना हो गया, सॉरी 265 हो गया। अब इसमें से ऐसा क्या घटा दें कि ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि जो 15 का वर्ग होता है वो 225 होता है, 16 का जो वर्ग होता है वो 256 होता है, 15 का जो वर्ग होता है वो 225 होता है, 16 का जो वर्ग होता है वो 256 होता है और 17 का जो वर्ग होता है वो 289 होता है। अब आप देखिए कि इस संख्या में वो क्या पूछ रहा है कि इसमें से क्या घटा दिया जाए। तो घटाना है तो हम ये तो बिल्कुल ही लेंगे क्योंकि ये तो जोड़ने पर आएगी, घटाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसका मतलब हमें 256 पहुँचना है। तो 265 में से क्या घटा दिया जाए कि ये 256 बन जाए, क्योंकि 256 16 का वर्ग होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 256 में से इसको घटा देंगे तो हमें वो संख्या पता चल जाएगी। तो 15 में से 6 जाएंगी तो 9 6 15, अब ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसका मतलब है वो कह रहा है कि इसके वर्ग में से क्या घटा दिया जाए कि बची हुई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आप देखेंगे कि इन दोनों के वर्गों में से अगर हम 9 घटा दें, क्या घटा दें 9, यानी 265 में से 9 घटा दें, 265 में से 9 घटा दें तो हमारे पास जो संख्या बचेगी वो 256 बचेगी और 256 हमारा 16 का वर्ग होता है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 48 सवाल नंबर का अच्छे से आंसर आ गया है। आशा करूंगी बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर 48 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 49। तो देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन नंबर 49 में क्या पूछा गया है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 में हमने देखा है कि इसमें लिखा है ए तथा बी की आय में इतने का अनुपात है। तो ये कोई ए है और ये कोई बी है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि इनकी जो आय है वो कितनी है।
तो इनकी आय कितनी है 3:2। ये 3 है इसकी आय और इसकी 2 है, तो हम इसको x में मान लेते हैं। इसकी 3x है और इसकी 2x है। इसकी कितनी है 2x है। ये तो हो गई इनकी आय। और इनका खर्चा भी हमको दिया गया है, इनका खर्चा। तो इनके जो खर्चे का अनुपात है वो दिया गया है 5:1, यानी हमने इसको मान लिया 5y और ये दिया गया है हमें 3y। अब क्या कह रहा है कि इनमें से इनकी जो बचत है इसके भी 100 रुपये बचते हैं, सॉरी 1000 रुपये बचते हैं, और इसके भी क्या बचते हैं 1000 रुपये बचते हैं। हमें किसी भी प्रकार से इसमें एक्स वाई की मान निकालना है। क्या करना है, एक्स वाई की मान निकालना है। तो देखिए यदि हम आय में से खर्च घटा दें तो हमारे पास क्या मिल जाती है, बचत। ये तो हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आय में से हमने खर्चा घटा दिया। क्या कर दिया, खर्चा घटा दिया, तो यहाँ पे भी हमारा क्या बच गया, बचत। क्या बच गया, बचत। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए यदि हम समीकरण नंबर 1 पूरे में 2 का गुणा कर दें और समीकरण 2 में 3 का गुणा कर दें तो देखते हैं कि क्या होता है। जैसे ही हम इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस 5 दूनी 10 और 1000 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2000। अब यहाँ से 3 का गुणा कर दिया तो क्या आया 6x माइनस 3 का 9y बराबर, और ये कितना हो गया 3000। अब आप देखेंगे ये दोनों संख्या एक जैसी हैं और दोनों ही प्लस की हैं, इसलिए हम क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे। क्या करेंगे, घटाने पर। क्या लिखेंगे, घटाने पर। घटाएंगे तो नीचे की संख्या के क्या हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, जिससे एक प्लस और एक माइनस होकर 6x से ये कट जाएगा और 10x में से 9x जाएगा तो माइनस का 1y बचेगा। यहाँ देखिए 3000 में से 2000 जाएगा तो माइनस का 1000 बचेगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, मतलब y का जो मान आया है वो कितना आ गया, 1000। अब क्या करेंगे हम, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। तो जैसे ही हम y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3x माइनस y का मान कितना है 1000, 5 का गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा 5000 बराबर ये कितना है 1000। अब हम देखेंगे कि x बराबर ये हमारा लिखा है 1000 और ये इस साइड जाएगा तो काय में हो जाएगा प्लस का 5000 और ये बटे का क्या हो जाएगा 3000। आगे देखेंगे कि 5000 में 1000 जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा 6000। 3 का हम भाग लगाएंगे तो x का मान कितना आ गया 2000। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि a की आय बताइए। तो a की आय तो a थी, a की आय तो a थी, तो a की आय कितनी है 3x। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है a की आय। तो आपने देखा कि a की आय हमने कितनी मानी है 3x, तो 3 देव का तेम x का मान कितना आ गया 2000। कितना आ गया 2000, तो 3 दूनी 6, कितना आ गया 6। यानी जो a की इनकम है वो कितने हजार हो गई है 6000 रुपये। आशा करूंगी बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 49 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 50। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 50। तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 50 में क्या पूछा गया है और हमसे क्या हमें बताया गया है। तो देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 50 क्या देखना है। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 में लिखा है कि 22.5 मीटर प्रति सेकंड की बराबर, इसे क्या करना है किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलना है। यानी 22.5 ये अभी किस चीज में है, मीटर पर सेकंड में है। इसे हमें क्या करना है किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं तो 18/5 का गुणा करना है। अब ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आप देखेंगे कि हम यहाँ पे 5 का गुणा करेंगे तो 5 चौको 20 पॉइंट लगेगा और 5 25 गुणे 18। ये जो हमारा आंसर आएगा ये किस में आएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। किस में आएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 18 5 90, 90 का 0 हसल लगाई 9, 18 को 18 76 18 18 चौको 72, कितना हो जाएगा 72। 9 2 11 की आई 1 हसल आई 1, 7 और 1 8, एक अंक के बाद दशमलव तो ये लग जाएगा। यानी जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 81 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा 81 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये किलोमीटर प्रति घंटा में आ गया, हमें किसमें दिया गया था मीटर पर सेकंड में। आशा करूंगी कि आपको क्वेश्चन नंबर 50 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 51। तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 51 में क्या दिया गया है। इसमें क्वेश्चन नंबर 51, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में हमसे बोला गया है कि एक राशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की उसी दर से उसके 3 गुने होने में कितना समय लगेगा। तो हमें क्या बताना है, देखिए यहाँ लिखेंगे इसका एक फॉर्मूला होता है ब्याज
यहाँ क्या लिखेंगे हम, समय। यहाँ क्या लिखेंगे, समय, यानी पहला समय। यहाँ क्या लिखेंगे, पहला समय, और यहाँ बराबर लगाएंगे पहला समय, यहाँ लिखेंगे हम दूसरा समय। क्या लिखेंगे, दूसरा समय। पहला समय और दूसरा समय बराबर लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे गुना। क्या लिखेंगे, गुना, यहाँ लिखेंगे गुना -1 बटे गुना -1। अब देखिए हमारा सवाल कैसे चुटकियों में आता है। कैसे, यदि एक राशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। पहला समय क्या दिया, 8 वर्ष में कितना हो जाती है, 2 गुनी। इसमें से 1 घटाना है, बटे, फिर कह रहा है तो उसके 3 गुने होना है। अब कितना चाहता है वो, 3 गुना। कितने समय में, जितने समय में चाहिए उसको हमने x मान लिया। चलिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 बराबर, या 8 बटे x बराबर, अब यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1, और 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 2। इसका कर लेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x का इसमें करेंगे तो x 1 और 8 दूनी 16, यानी उसको 3 गुना होने में कितना समय लगेगा, 16 गुना समय लगेगा। आशा करूंगी बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 41 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 52। क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 52। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 52, तो देखो क्वेश्चन नंबर 52 में हमसे बोला गया है कि 0.5701 0.5701, तो इसके जैसा किसका आंसर आएगा। तो आपको बगल में ऑप्शन इसके लिखे हुए दिख रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमें इसके समतुल्य लाना है। तो इसके समतुल्य हमारा कौन सा सवाल होगा जो आंसर आएगा। तो यहाँ पे आप सी नंबर का ऑप्शन देखिए, तो सी नंबर के ऑप्शन में लिखा है 57.01%। ये लिखा है तीसरे नंबर का जो हमारा पॉइंट है। आपको तो सभी ऑप्शन चेक करना है, लेकिन हम सीधा आंसर पर पहुंचते हैं। तो ये लिखा है 57.01, और यहाँ का परसेंट हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा, 0, और जिसके बटे में 2 0 है तो ये दशमलव क्या होगा हमारा 2, और यहाँ पे सब क्या आएगा, यानी जो हमारा आंसर हो जाएगा 0.5701, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा करूंगी बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 52 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 53। तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 53 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 53, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में हमसे बोला गया है कि यदि किसी संख्या का 3/4 27 है, किसी संख्या, मान लिया वो संख्या क्या है, हमने मान लिया कि संख्या हमारी x है, इस x का 3/4 कितना है, 27 है। ये हमको ऐसा बोला गया है, 27 है। तो उस संख्या का 7वां भाग क्या होगा। यदि किसी संख्या का 3/4 27 हो तो उस संख्या का 7वां भाग, तो संख्या का 7वां भाग का मतलब है जो हमारी ये संख्या आएगी, यानी इसका 1/7, ये क्या है, ये हमें सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर हम पहले जब सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ से देखेंगे, आगे देखिए हम क्या करते हैं। ये लिखा है हमारा 3x, और इसकी बटे में कुछ नहीं है, 4 का यहाँ गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27 गुणा में 4, और x बराबर क्या हो जाएगा, 27 गुणा में 4 बटे में 3, x बराबर 9 3 27, और 9 चौको 36। तो x का मान कितना आ गया है, 36। x का मान कितना आ गया है, 36। अब हम देखेंगे हमें, लेकिन यहाँ ये नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए 36/7 का मान, यानी उस संख्या का क्या चाहिए, हमें 7वां भाग चाहिए। तो देखिए यहाँ 7 पंचे 35, क्या आएगा, 7 पंचे 35, पॉइंट की संख्या ली नहीं गई है, तो यहाँ पे सिर्फ जो 5 ले लिया गया है वो हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करूंगी बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 53 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 54। क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 54 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 क्या हो जाएगा कि विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 3 गुना है। जो हमारा भाजक है, ये क्या है हमारा भाजक, ये क्या है, ये जो भागफल है, भाजक जो है वो भागफल का 3 गुना है। जो भाजक है वो भागफल का 3 गुना है, इसलिए हमने क्या कर दिया, 3 का गुणा कर दिया। तथा शेष फल का 6 गुना है। कौन, भाजक। भाजक जो है ये क्या है, शेष फल का कितने गुना है, भाजक जो है शेष फल का 6 गुना है। कितने गुना है, 6 गुना है। तदनुसार यदि शेषफल 2 है, अब हमें शेषफल की वैल्यू 2 दे रखी है, और क्या दिया गया है हमें दिया गया है शेषफल। क्या दिया गया है, शेषफल। शेषफल कितना है, 2 है। शेषफल 2 दिया है, तो भाज्य कितना होगा, हमसे पूछ क्या रखा है, भाज्य पूछ रखा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
तो अगर हमें शेषफल यहाँ 2 रखा है तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि हमें जो भाजक की वैल्यू है हम वो निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ शेषफल 2 है, ये 6 है, तो भाजक कितना है 12। अब जब हमें भाजक 12 दे दिया है तो हमारा भागफल कितना निकल के आ जाएगा। अब आप देखिए कि भाजक हमें कितना दिया गया है 12, भागफल हमें पता नहीं है, भागफल पता नहीं है, लेकिन गुणा में 3 लिखा है। तो यहाँ से हम जो भागफल का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, भागफल बराबर हो जाएगा, देखिए 3 का इसमें 4 में भाग लगेगा तो ये क्या हो जाएगा 12/3 बराबर 4। तो भागफल का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब हमें भागफल पता चल गया, भाजक पता चल गया, भाज्य निकालना है। तो आप देखें कि जो भाज्य का फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब आप ध्यान से देखेंगे कि हमें भाजक का मान दिया गया है कितना 12, भागफल का मान आ गया हमारे पास 4 और शेषफल का मान हमें 2 दिया गया है। तो 12 चौको 48 प्लस 2 बराबर 48 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50, यानी जो हमारा भाज्य है वो कितना आ गया 50। आशा करूंगी बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 54 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 55। तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 55 में क्या पूछा गया है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 55 में बोला गया है कि 0.022 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल जो है 66 आ जाए। हमें दिया गया है 0.022, इसको किस संख्या से गुणा किया जाए। मान लिया कि x से गुणा किया जाए तो हमारा आंसर जो है वो कह रहा है कि ये आना चाहिए 66। तो इसमें हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। तो देखिए x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 66 और ये संख्या हमारी कहाँ चली जाएगी, बटे में चली जाएगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 3 अंक बाद दशमलव लगा है तो कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 3 जीरो बढ़ जाएंगे और नीचे क्या हो जाएगा 22। अब आप देखेंगे कि 22 3 66, कितना आ गया आंसर 3000। तो वो कह रहा है कि किस संख्या से गुणा किया जाए, इसमें किस संख्या से गुणा किया जाए कि हमारा आंसर 66 हो जाए। तो यदि हम इस संख्या में 3000 से गुणा कर दें तो हमारा आंसर 66 आ जाएगा। आशा करूंगी बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 55 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 56। अब हम क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 56। तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 56 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 56, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में हमें क्या दिया गया है। इसमें लिखा है 547, क्वेश्चन नंबर 55 में 547.625, क्या लिखा है 625 डिवाइड बाई में लिखा है 0.0082, 0.0082। इसकी जो वैल्यू है वो x के बराबर हमें दी गई है और हमसे वैल्यू किसकी पूछी गई है, हमसे पूछी गई है 5428265 डिवाइड बाई 82। इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है कि बताइए आप इसकी वैल्यू क्या होगी। अब जब हम इस सवाल को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो अब हमें इस सवाल को कुछ ऐसा कन्वर्ट करना है। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं, या फिर इस सवाल को ऐसे कन्वर्ट कर लें। तो हमें इस सवाल को ऐसे कन्वर्ट करना थोड़ा आसान रहेगा। तो हम यहाँ पे अब देखते हैं, ये जो सवाल है ये लिखा है 547.625। जैसे ही हम इसका ऊपर का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो बढ़ जाएंगे 3, मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे और नीचे लिखेंगे 82 और यहाँ पे कितने पॉइंट बढ़ जाएंगे, तो नीचे से यहाँ पे पॉइंट बढ़ जाएंगे 4 जीरो और बराबर में हमें x दिया ही गया है। आशा करूंगी बच्चों तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखेंगे कि नीचे 3 जीरो है, ऊपर 4 जीरो है, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, ये बचा 427.625 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 82। अब यहाँ पे ये जो 10 बचा है, ये जो x बटा है और ये जो 10 बचा है ये कहाँ आ जाएगा, बटे में। तो आप देखेंगे बच्चों हमसे इतने की वैल्यू पूछी गई थी, तो इतने की वैल्यू जी आ गई है हमारी x बटे में 10। आशा करूंगी बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 56 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 57। अब हम क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 57 में क्या दिया गया है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 57। तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 57 में क्या दिया गया है और हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 57, तो क्वेश्चन नंबर 57 में क्या लिखा है कि किसी काम के 7/10 भाग को ये 15 दिन में करता है। ये जो है कोई काम का 7/10 भाग है, ये कितने दिन में करता है 15 दिन में। इसी से हमें क्या करवाना है, पूरा काम करवाना है, पूरा काम। देखिए पूरा काम कितने दिन में करेगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 150/7।
तो ये जो है ये पूरा काम 150/7 दिन में पूरा काम कर लेता है। अब जो शेष काम बचता है, ओके, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि शेष काम क्या है, शेष काम कितना बचा है, शेष काम बचा है 3/10। कितना बचा है, 3/10। अब ए और बी मिलकर ये जो शेष काम बचा है कौन, 3/10, इसको कितने दिन में कर लेते हैं, 4 दिन में। कितने दिन में कर लेते हैं, 4 दिन में। अब अगर हम इनसे पूरा काम करवाएं तो पूरा काम, देखिए पूरा काम जी कितने दिन में कर लेंगे, 40/3 दिन में। अब हमें इन दोनों संख्याओं का लेना है एलसीएम। तो एलसीएम में देखिए क्या हो जाएगा, 15 × 4 × 10। अब जब आप इसका ऊपर वाली संख्याओं का हमेशा एलसीएम लेना है तो ये हमारा एलसीएम आएगा। अब एलसीएम में 150 का भाग लगाएंगे, किसका भाग लगाएंगे, 150 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ 4 बचेगा और 4 का 7 में गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा, 28। अब ऐसे 40 करेंगे तो ये पूरा ही कट जाएगा, सिर्फ 15 बचेगा, 15 की 45। यानी जो ए है वो एक दिन में 28 काम करता है और ए और बी मिल करके 45 काम करते हैं। तो ए का काम तो निकल आया, लेकिन बी एक दिन में कितना काम करता है, बी का एक दिन का काम, एक दिन का काम। देखिए एक दिन का काम क्या बचा। अब हम यहाँ से देखेंगे कि हमने देखा कि 45/28, इसको इसमें से घटाया तो 15 में से 8 चलेंगे तो कितनी बचेंगी, 15 में से 8 गई तो 7 और यहाँ बची 17। तो जो बी है वो एक दिन में 17 काम करता है, ए एक दिन में 28 काम करता है, दोनों को मिला दिया तो 45 काम करेंगे। अब हमें पूरा काम किससे करवाना है, ए और बी से। हमें क्या करवाना है कि ए और बी मिलकर उस काम को देखते हैं कितने दिन में करते हैं। तो उस काम को कितने दिन में करते हैं, तो ये हो जाएगा 15 × 4 × 10/45, क्योंकि 28 ये करता है और 17 ये करता है, 28 और 17 मिलके हो जाएंगे 45। तो 15 × 3 = 45। अब ये कितना हो गया, 40/3, 13 × 3 = 39, 1/3। तो आशा करूँगी बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 57 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 57 को भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया है। तो ए और बी मिलकर उस काम को 13 सही 1/3 दिन में पूरा कर लेंगे। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 58। अब हम क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 58। तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 58 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 58, तो क्वेश्चन नंबर 58 में हमसे बोला गया है कि यदि किसी वर्ग ABCD के विकर्ण की जो लंबाई है वो 5.2 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। ये हमें क्या दिया गया है, वर्ग कैसा है, ये है हमारा वर्ग, ये वर्ग है। इसमें जो विकर्ण की लंबाई है ये 5.2 सेंटीमीटर दी गई है, 5.2 सेंटीमीटर दी गई है। और हमसे क्या पूछ लिया है, क्षेत्रफल। क्या पूछ लिया है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, 2। आप देखेंगे ये 5.2 का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, 2। आप देखेंगे 5.2 × 5.2 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2। अब हम देखेंगे कि इसको काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, ना हो गया 26। हमें इसका गुणा करना है, 5.2 × 2.6। तो देखिए 6 दूनी 12 की आई 2 हंसा लाइए, 6 × 5 = 30 और 1 31 गुणा 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 2 5 3, यानी अब 2 अंक बाद दशमलव लगना है तो ये हो जाएगा 1352। क्या हो जाएगा, 1352 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा क्षेत्रफल आ गया इसका वर्ग का। आशा करूंगी बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 58 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 59 और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 59 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 में हमसे बोला गया है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 59 में लिखा है 1 × 2 + 2 तो 1 × 2 + 2 + 3 + 3 × 4, 1 × 2 × 3 + 3 × 4 प्लस 4 × 5 प्लस 5 × 6 प्लस 6 × 7 प्लस 7 × 8 प्लस 8 × 9 प्लस 9 × 10 प्लस 10 × 11। इसको हमें सॉल्व करना है और बताना है कि सॉल्व करने पर क्या आएगा।
तो आप देखेंगे कि यहाँ जहाँ गुणा का चिन्ह पहले लगा है, हम इन संख्याओं को पहले सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, ये हम इनको पहले सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस 3 दूनी 6, 4 की 12, 5 चौको 20, 6 पंचे 30, 7 छंग 42, 7 8 56 प्लस 9 8 72, 90 और ये कितना हो जाएगा 110। अब हमें क्या करना है, इन सब को जोड़ना है। आप देखिए 6 व 2 8, 8 व 12 20 प्लस 20 और 10 मिला के कितने हो गए 50, 20 और 10 मिला के कितने हो गए 50। अब यहाँ देखिए 56 और इसको जोड़िए, तो 6 व 2 8, 5 व 4 9, कितना हो गया 98। अब यहाँ पे देखिए 72 और 90 और इन सबको जोड़ लीजिए, तो ये हो गया 0। सबसे लास्ट में क्या आएगा 2, 9 और 1 10, 10 और 7 कितना हो जाएगा 9 और 1 10, 10 और 7 17, 17 किया 7, हासिल आई 1 और 1 में हो गया 2। इन सबको जोड़ा तो इतना आ गया। अब हमें इनको सबको फिर से जोड़ना है, तो 50 और जी मिल के कितना हो गया 70 और ये कितना है 98 और ये कितना है 272, कितना है 272। 8 और 2 10 को ऑप्शन हासिल आई 1। अब यहाँ देखेंगे कि ये हो जाएगा 10, 7 दूनी 14, वो 10 कितना हो जाएगा 24, 24 की 4 हासिल लगाई 2 और 2 2 मिलके कितना हो जाएगा 4। यानी जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 440। कितना आएगा 440। आशा करूँगी बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 59 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 60। क्या पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 60 और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 60 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 60, तो संख्या 9875 के निकटतम सैकड़े का मान क्या है। तो हमसे क्या पूछा रहा है 9875 का निकटतम सैकड़ा का मान पूछा है। क्या पूछा है निकटतम सैकड़े का मान पूछा है। तो निकटतम सैकड़े का मान जब हम देखेंगे ये हमें देखना है, ये क्या देखना है हमें ये देखना है। तो आप ये देखिए 5 से बड़ा है कि छोटा है, तो हमें यहाँ पे 5 से बड़ा दिख रहा है, तो 5 से बड़ा दिख रहा है तो इसमें एक जोड़ जाएगा, मतलब ये 9 था और ये 8 का भी क्या बन जाएगा 9, इन दोनों की जगह पे क्या आ जाएगी 0। तो हमारा आंसर आ जाएगा 9900। आशा करूंगी बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 60 भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस प्रकार से हमने इसके प्रैक्टिस सेट 6 प्रैक्टिस सेट पढ़ लिए हैं और धीरे धीरे हम पूरे 24 ही प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट में जरूर बताइए। जय भीम, जय भारत।